हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है कि इसके पहले भी मुझे वीडियो बनाने चाहिए थे, लेकिन अभी जैसे-जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा तो आप खुद भी समझ पाएँगे कि वीडियो बनाना क्यों पॉसिबल नहीं हो पाया या वीडियो क्यों नहीं बन पाए। तो पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको अपना ट्रेनिंग के रिजल्ट तक की बात सारी बता दी थी। एक बार छोटा-सा रिकैप करेंगे और उसके बाद आगे की बात मैं आपको बताऊँगा। लगभग 2 महीने उस वीडियो को हो चुके हैं और पिछले 2 महीने से मैंने कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं किया था। बीच में करना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी मैं आपको सारा रिकैप देता हूँ और उस बारे में बात करते हैं। तो पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें ट्रेनिंग का रिजल्ट आ चुका था और रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेरा रिजल्ट अच्छा रहा है। काफ़ी लोगों का फिर उसके बाद उस वीडियो में भी सवाल आया कि अगर रिजल्ट में फेल हो जाते हैं कोई या रिजल्ट खराब होता है तो क्या होता है? तो मैं चलिए जो जेड आईटीआई के रिजल्ट के बारे में होता है उसके बारे में थोड़ी देर बात करूँगा। जिसको अगर इस बारे में पूरी जानकारी तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर लो और अगला टॉपिक जो होगा उस बारे में आप वीडियो को देख सकते हो। आज के वीडियो में बेसिकली मैं आज तक के दिन की जो भी मेरी ड्यूटी से रिलेटेड या जो जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताऊँगा। जो ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद जब रेगुलर में हो चुका हूँ, रेगुलर होने के बाद भी क्या-क्या सारी जितने सवाल पॉसिबल आपके हो सकते हैं वो सारे का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो जेड आईटीआई के रिजल्ट के बारे में ये होता है कि वहाँ पर आपके 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर जेड आईटीआई में, मैं जेड आईटीआई भुसावल में था, सेंट्रल रेलवे में मेरा सिलेक्शन है लेवल 5 में, सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट पर मैं हूँ और अभी मुंबई में मैं पोस्टेड हूँ। अब जेड आईटीआई के बारे में बताता हूँ क्योंकि जो सेंट्रल रेलवे है उसकी जो ट्रेनिंग होती है, जबलपुर डिवीजन जो डब्ल्यूसीआर का है वो उसकी भी ट्रेनिंग वहीं पर होती है। और जो एससीसीआर के भी कुछ डिवीजन है, जैसे एससीसीआर का अगर नागपुर डिवीजन आता है तो शायद उसकी भी ट्रेनिंग भुसावल में ही होती है। तो ये सब ट्रेनिंग के दौरान 3 पेपर आपके होते हैं जिसमें गुड्स थ्योरी यानी कि गुड्स थ्योरी मतलब थ्योरी को क्या बोलते हैं, जैसे माल सिद्धांत। गुड्स थ्योरी के बाद कोचिंग थ्योरी यानी कोचिंग सिद्धांत। और तीसरा पेपर होता है जिसको थर्ड पेपर बोलते हैं जिसमें कि बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं थोड़ा पेपर के बारे में आपको बता देता हूँ। जो गुड्स थ्योरी होती है, गुड्स मतलब माल गोदाम, यानी जिसमें कि मालगाड़ियों की बुकिंग या जो सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है मालगाड़ी के थ्रू उससे रिलेटेड बात होती है। और उसमें बल्क पार्सल भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन जो पार्सल के बारे में हम पढ़ते हैं वो कोचिंग थ्योरी में पढ़ते हैं। कोचिंग थ्योरी में क्या होता है, कोचिंग थ्योरी में जो कोचिंग होती है, जो यात्री यातायात से रिलेटेड जो चीज़ें जिसमें पैसेंजर को सर्विस देते हैं उसको कोचिंग थ्योरी के तहत हम पढ़ते हैं। और जो पार्सल होते हैं वो भी कोचिंग थ्योरी में ही हम पढ़ते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल के दौरान जो है अलग अलग सबको पढ़ते हैं। जैसे पार्सल को अलग पढ़ते हैं और कोचिंग के प्रैक्टिकल अलग होते हैं और जो गुड्स के प्रैक्टिकल होते हैं वो अलग होते हैं। थ्योरी अलग होती है, थ्योरी के बारे में आप सब जानते हैं। प्रैक्टिकल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मालगाड़ी का प्रैक्टिकल ये होता है कि जब कोई मालगाड़ी में किसी पर्टिकुलर सामान को बुक करोगे आप, तो उस पे आप क्या चार्जेस लेने वाले हो और सामान को बुक करने की क्या शर्तें होती है, मिनिमम क्वांटिटी क्या होती है, ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको सामान को बुक करके जो बिल बनता है उसका वो बिल आपको बनाना होता है। ये प्रैक्टिकल में होता है। बात आपको समझ में आ गई। लेकिन जो कानून नियम कायदे होते हैं वो कि जो भी होते हैं जो जिनको लिखने वाली चीज़ें होती है वो थ्योरी में हो जाती है। प्रैक्टिकल में यही सवाल आता है कि इतना सामान बुक करो, यहाँ से यहाँ पर जाना है, ये सामान है, तो उसका आपको बिल बना करके देना होता है। ठीक है, वहां पर सब आप सीख जाओगे। कोचिंग में क्या होता है कि अगर किसी बिना टिकट यात्री को पकड़े तो उससे कितना चार्ज करना है वो उसमें लिखना रहता है। और दूसरा मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि कोचिंग में क्या होता है। पार्सल बुकिंग होती है जो वो भी कोचिंग में ही आ जाती है। टिकट किराया निकालना भी कोचिंग में आता है। तो फेयर टेबल वगैरह जो है वो सब आप सीख जाओगे, ईजी है। कुछ चीज़ें हो सकता है मैं भूल भी रहा होगा। और तीसरा पेपर जो होता है वो फुल थ्योरी होता है। उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, उसमें थ्योरी होती है और उसमें जो एक रेलवे एम्प्लॉय के जो कर्तव्य होते हैं वो सब उसमें होते हैं। हिंदी से रिलेटेड एक राजभाषा नियम कुछ है वो भी होता है और एथिक्स होते हैं और जनरल सवाल होते हैं उसमें जो आपको आंसर करने होते हैं। आईटी के बारे में उसमें होता है कि रेलवे में जो भी आईटी से रिलेटेड डेवलपमेंट है या जो सर्विस हम देते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे यूटीएफ ऐप बना दी या कोई आईआरसीटीसी की ऐप बना दी, वो सब जो होती है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो भी थर्ड पेपर में पढ़नी होती है। थर्ड पेपर 100 नंबर का होता है जो पूरा थ्योरी होता है। बाकी जो पेपर मैंने आपको बताया कोचिंग थ्योरी गुड्स थ्योरी 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें आपको नंबर लाने होते हैं। अगर 80% से ज़्यादा नंबर आप लाते हो तो आपको आउटस्टैंडिंग माना जाता है और उससे कम है तो पास होते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल था आउटस्टैंडिंग होने से क्या होता है, तो मुझे नहीं पता क्या होता है। लेकिन हाँ ये होता है कि जब अब देखिए 30 लोग साथ में पास हुए तो उनकी जब सीनियरिटी बनानी होगी, जैसे बैच में 30 लोग हैं, बाद की बैच आएगी तो बाद की बैच तो ऑलरेडी जूनियर हो गए, लेकिन इस बैच में जो 30 लोग हैं उनको अगर आगे पीछे सीनियरिटी डिसाइड करनी हुई तो जेड आईटीआई में जो उनका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जो
सबसे ज़्यादा नंबर आता है वो सबसे ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। यानी अगर 30 में से सिर्फ 27 का प्रमोशन करना हुआ तो जेड के रिजल्ट के जो ऊपर के 27 लोग हैं उनका प्रमोशन होगा, 3 लोग को वेट करना पड़ेगा। जितनी जानकारी मुझे है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, अगर कुछ गलत है तो आप करेक्ट कर देना, क्योंकि ये बोलना जरूरी होता है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन को जल्दी गैदर करते हैं लोग और इंटेंशन को कई बार नहीं समझ पाते। जैसे मैं आपको अभी आगे एक उदाहरण बताऊंगा कि मैं इन्फॉर्मेशन कितने अच्छे से दे रहा था और उसका मतलब क्या क्या निकलता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन से कोई ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ या मेरे कोई कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप बुरा मत मानो। आपको जिसके पास नॉलेज है लगता है या मेरे से बेटर कोई बता पा रहा है आपको, तो आप उनसे नॉलेज ले सकते हो। और मुझे मेरे भी नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने के लिए आप कमेंट्स में मुझे बता देना एक बार कि ये चीज़ आपने गलत बोली थी या आपको जानकारी नहीं है, ये चीज़ मैंने पता करी, ये ऐसे है। तो अगर मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी होगी तो मैं आपके कमेंट में रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चल तो ये जेड आइडिया के रिजल्ट के बारे में आपको बता दिया। फेल होने के बारे में अलग अलग नियम रहते हैं, लेकिन देखो फेल होने के बाद क्या होता है, पहली बार में स्टाइपेंड हमको मिलता है, दूसरी बार में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता और लेकिन दूसरा चांस मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर जो आरआरबी से या कोई भी जेड तक अगर पहुंच पाया है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो पास पहली बार में ही ना कर पाए। अगर पहली बार में आप पेपर में किसी वजह से अपीयर नहीं हो पाए तब ऐसा हो सकता है कि आपको सेकेंड बार भी जेड में रहना पड़े और सेकेंड बार के पेपर में आपको देना पड़े। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहला बैच जब चल रहा था तो हमारे 1 महीना होने के बाद सेकंड बैच आ गया था। ऐसी टाइमिंग चल रही थी कि हर महीने कोई नया बैच आ रहा था। तो अगर इस महीने आप कोई किसी वजह से पेपर में अपीयर नहीं हो पाया तो वो अगले 1 महीने बाद वाले पेपर में अपीयर होकर के एग्जाम अपनी कंप्लीट कर सकता है। तो फेल होने के बारे में कोई भी सोचना ही नहीं। ठीक है, मतलब पास ही हो जाएंगे जनरली। ठीक है, तो ये हो गया पहला कि ट्रेनिंग के बारे में आपको बता दिया। अब ये है कि ट्रेनिंग जो है हमारी 26 जुलाई को खत्म हुई थी। अभी अक्टूबर आ गया और मैं 26 जुलाई की बात कर रहा हूँ। 26 जुलाई को हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद देखिए रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, पेपर खत्म हो गए, पेपर सबमिट हो गए, उसके बाद 27 को पेपर खत्म हुए और 26 को पेपर खत्म हुए और 27 तारीख को हमने मुंबई में रिपोर्ट कर दिया था। शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में पहले बता चुका हूँ। 27 तारीख के बाद हमको डिवीजन में हमने रिपोर्ट किया था। डिवीजन मतलब हेडक्वार्टर में, मैं मुंबई डिवीजन में हूँ सेंट्रल रेलवे के, तो मैंने मुंबई डिवीजन के हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया। अलग अलग सोलापुर, पुणे और भुसावल और नागपुर, ये अलग अलग डिवीजन वाले अपने अपने हेडक्वार्टर में। डीआरएम ऑफिस जो होता है, डिविजनल ऑफिस जो होता है हमारा, वही हमारा हेडक्वार्टर होता है। तो वहां पर रिपोर्ट कर दिए। तो 2-3 दिन हमको लगा, उसके बाद हमको 2-3 दिन बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमको 1 तारीख को अलॉट हो गई थी। यानी देखिए 27 को रिपोर्ट की, 27, 28, 29, 30 और 1 तारीख, 31 और 1, हाँ 31 का जो है जुलाई, अगस्त, अगस्त तो अब 31 का होता है। तो आप समझ लीजिए कि 1 तारीख को हमको ऑर्डर मिल गया था कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जा रहा है। वो लेकर के हमने 1 तारीख को मिल गया था, 2 तारीख को हमने रिपोर्ट कर दिया था। जो भी स्टेशन हमको मिला था वहां पर जो इंचार्ज होते हैं स्टेशन के, उनके पास जाके हम रिपोर्ट करते हैं और हमारी जॉब उसी दिन से शुरू हो जाती है। जॉब शुरू हो जाती है, लेकिन हम स्टाइपेंड पर ही होते हैं क्योंकि अभी जेड का रिजल्ट और हमारी रेगुलर पोस्टिंग नहीं हुई होती है। रेगुलर पोस्टिंग जब तक नहीं होती तब तक किसी प्रकार के एक्स्ट्रा जो अलाउंसेज होते हैं वो नहीं मिलते। स्टाइपेंड क्या होता है उस बारे में मैं आपको बता दूं, तो बेसिक पे प्लस डीए ट्रेनिंग के दौरान और रेगुलर पोस्टिंग होने तक सिर्फ इतना ही मिलता है, बेसिक प्लस डीए। मेरा जैसे लेवल 5 है तो बेसिक 29,500 है, तो बेसिक प्लस डीए ही ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। एचआरए, टीए और भी जो अलाउंसेज है, नाउट अलाउंस या जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेज होते हैं वो ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलते और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हम होते हैं तब भी नहीं मिलते, रेगुलर पोस्टिंग ऑर्डर आने के बाद ही मिलते हैं। एक जो डाउट है वो अभी मेरा भी उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस, अगर नेशनल हॉलीडे अलाउंस के दिन हम काम करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में तो हमको उसका पैसा मिलता है क्या। तो देखिए मेरे को नहीं मिला था, लेकिन मैंने अभी सुना है कि मेरे किसी बैच के एक लड़के को मिला है। तो मैंने उस बारे में अभी बात नहीं करी अपने ऑफिस में, वो बात करूंगा मैं, और जब क्लियर हो जाएगा सब तो मैं आपको एक बार बता दूंगा। लेकिन अपनी सैलरी के हिसाब से बताऊं तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस ट्रेनिंग के दौरान जो आया था उसमें नहीं मिला था। रेस्ट अगर उस दिन आपका होता है तो भी आपको वो मिलता है। तो कोई बात नहीं, नेशनल हॉलीडे के अलाउंस के बारे में पूरी डिटेल लेकर के मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एचआरए क्या मिलता है उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। आपके डाउट्स आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो फिर 2 तारीख को हमने लाइन ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो ज्वाइन करें। और जब पोस्टिंग होती है तो हमको पता चल जाता है कि इसके अंडर में पोस्टिंग हुई है। मेरी हुई है CBF, चीफ बुकिंग सुपरवाइजर के अंडर में पोस्टिंग हुई है। तो मैं हूं अभी बुकिंग में, यानी यूटीएफ बुकिंग जो होती है, यूटीएफ किसको बोलते हैं, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम जो होता है उसको बुकिंग बोलते हैं। तो मैं जिस स्टेशन पर या ज्यादातर लोग जिस स्टेशन पर पोस्टेड है हमारे यहाँ, उनको बुकिंग में मिला है और PRS नहीं मिला है। जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है ना वो नहीं मिला है, बल्कि यूटीएफ मिला है।
तो ज़्यादातर लोग यूटीएफ में काम कर रहे हैं, मैं भी अभी उसी में कर रहा हूँ। तो जो जनरल टिकट होते हैं हम वो फेल करते हैं। लोकल के स्टेशन पर पोस्टिंग हुई है मुंबई सब अर्बन में, और वहाँ हम अभी काम कर रहे हैं। तो रेगुलर पोस्टिंग 2 तारीख को होने के बाद वहाँ पर काम करते करते 24 तारीख को हमारा ऑर्डर आया रेगुलर पोस्टिंग का। और ये जो 2 तारीख से 24 तक के जो 22 दिन थे, इसमें हम प्रॉपर जो जॉब करते हैं बाकी लोग वैसी जॉब कर रहे थे, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड था तो हमको लगातार सिखाते रहते थे, हम पूछते रहते थे, और इस तरीके से हम काम उतने दिन में सीखे। काम में गलती होना सबके लिए ऑब्वियस है, तो आपको उतना चिंता करने की जरूरत नहीं। जब एक बार काम में जाओगे तो सब पता चल जाएगा, और कोई गलती ऐसी नहीं होती जिससे कि बहुत इशू होने वाला है, क्योंकि लगातार आपको गाइड कर रहे होते हैं और आप खुद ही इतना रिस्क नहीं लेते कि अपनी मर्जी से कितना ही तेज दौड़ जाए, कुछ भी कर लें। पूछ के करते हैं तो गलतियां कुछ नहीं होती। हमारे इसमें तो टिकट वाला काम था, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, गलतियां हमने भी करी, जो भी हुआ तो कोई इतनी बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, बुकिंग काउंटर पे जब हम पब्लिक से डीलिंग करते हैं तो उसमें छोटी मोटी गलती हो जाती है कि कई बार हमने किसी को ज़्यादा पैसे वापस कर दिए, या टिकट ज़्यादा का दिया, हमने दिमाग में कम का टिकट सोच के बिलिंग कर दी, या मतलब पैसे दे दिए। तो थोड़ा सा शुरू शुरू में काउंटर पे जैसे टैली जब करते हैं, टैली करने क्या होता है कि जब काउंटर हमको क्लोज करना होता है तो अपना एक अमाउंट दिखता है कि नेट कैश हमारे पास कितना होना चाहिए, तो उतना हमारे पास होना चाहिए। तो होता है शुरू में कि कम पैसे रह जाते हैं, है ना? और जैसे अगर ज़्यादा क्यों नहीं रहते, क्योंकि अगर पब्लिक से कम होता है तो पब्लिक खुद ही बोल देती है ना, लेकिन ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है कई बार किसी का ध्यान नहीं जाएगा, कोई बोलता नहीं है, या हमने ज़्यादा दे दिया, गलती हो जाती है। तो शुरू में थोड़ा बहुत फॉल्ट आता है, तो 20-30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, कभी कभी 60 रुपये, 70 रुपये, ऐसा फॉल्ट आ जाता है, तो वो आपको भरना पड़ता है खुद से। लेकिन ये महज 4-5-6 दिन की बात है, उसके बाद जब आदत हो जाती है तो ये कोई फॉल्ट वॉल्ट नहीं आता है। तो यही बात मैंने जैसे अभी आपको बोल रहा हूँ कि चिल रह के काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पूरे महीने भर में पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको 1000 रुपये कहीं शॉर्ट आ जाएंगे, पूरा अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी सोच के चलोगे, तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यही इन्फॉर्मेशन जब पिछली बार किसी को फ़ोन पर दी थी तो उसने ये हवा फैला दी थी कि हर दिन 1000 रुपये शॉर्ट आ रहा है आदर्श चौधरी को, और बुकिंग का काम बहुत ही टफ है, जबकि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, है ना? तो मैं ऐसे लोगों से चाहूँगा कि प्लीज़ आप अलग अलग सोर्सेज से भी कंफर्म करो, और मेरी बातों का नेगेटिव मतलब निकालना टोटल बंद करो, क्योंकि नेगेटिव चीज़ मेरे को लगता है अगर है तो मैं आपको इतना स्पष्ट बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कितना नेगेटिव वाकई में है। तो प्लीज़ थोड़ा सतर्क रहें जब आप कोई बात सुनते हैं तो। चलिए कोई नहीं। तो 24 तारीख को हमारी रेगुलर पोस्टिंग हो गई, और उसके बाद से हम फुल रेलवे एम्प्लॉय बन गए, और हमारा स्टेशन से सैलरी बनना शुरू हो गई। जब तक रेगुलर पोस्टिंग नहीं होती तब तक डीआरएम ऑफिस से सैलरी बनती है, और डीआरएम ऑफिस से सैलरी बनने का मतलब है कि हमको स्टाइपेंड मिलता है, और रेगुलर 1 तारीख को सैलरी नहीं मिलती है, वो बाद में मंथ के बीच में कभी मिलती है, 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख तक। लेकिन एक बार रेगुलर पोस्टिंग का आदेश आने के बाद हमारी सैलरी 1 तारीख से मिलने लगती है। लेकिन हमारी 24 अगस्त को रेगुलर पोस्टिंग हुई, तो 1 तारीख को सैलरी नहीं है, 7 तारीख को सैलरी आई अगले महीने के, और उसमें सिर्फ स्टाइपेंड आया। बात समझ रहे हैं ना? वो क्या स्टाइपेंड था, जुलाई मंथ के, पूरे जुलाई मंथ और पूरे अगस्त मंथ का, सॉरी जुलाई की तो अगस्त के बीच में आ गई थी, पूरे अगस्त मंथ की जो स्टाइपेंड बना था वो हमारा 7 सितंबर को आया। क्लियर है? लेकिन 24 अगस्त को पोस्टिंग हुई थी, जो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की सैलरी जो आनी थी वो हमारी फुल सैलरी आई, जिसमें सारे अलाउंसेस है, वो भी मैं अभी ब्रेकअप आपको अगले कोई वीडियो में पूरी सैलरी का बता दूंगा। लेकिन अभी एक जो महज डाउट है कि 24 तारीख को रेगुलर पोस्टिंग होने के बाद 24 अगस्त से 1 सितंबर तक के जो 7 दिन थे उसका क्या हुआ। उसमें तो हमको रेगुलर सैलरी मिलनी चाहिए थी, तो जो मेरी सैलरी सितंबर के बाद आई उसमें सारे के सारे अलाउंसेस, एक भी अलाउंसेस को छोड़ा नहीं गया, सारे के सारे अलाउंसेस 7 दिन के हिसाब से मुझे मिल गए, जिसमें HRA, TA और जो भी मिलते हैं वो सारे मिल गए। डिटेल के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमारी रेगुलर पोस्टिंग हो गई। इसके बाद चूंकि मैंने थंबनेल में आपको लिखा है कि पहली छुट्टियां कब मिली, तो देखो, जब तक आप रेगुलर पोस्टेड नहीं होते जब तक आप रेगुलर पोस्टिंग नहीं होते तब तक आपको जो APL या बाकी जो सारी छुट्टियां होती है वो नहीं मिल सकती, तब तक आपको सिर्फ CL ही मिलती है। तो CL जो कैजुअल लीव होती है उसका क्या है, एक लिमिट रहती है। तो अगर किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ गए तो आपके जो इंचार्ज हो सकते हैं वो आपको व्यवस्था करके परमानेंट पोस्टिंग या रेगुलर पोस्टिंग के पहले भी आपको छुट्टी दे सकते हैं ज़्यादा, लेकिन इन जनरल आपको छुट्टी नहीं मिलती। कैजुअल लीव आपकी जो है वो मिल सकती है। जैसे बीच में मेरी एक दिन तबीयत खराब हो गई थी तो ऑफिस से मेरे को जल्दी जाना पड़ा था और अगले दिन मैं ऑफिस नहीं आ पाया था, तो वो एक दिन मेरी CL मुझे मिल गई थी। उसके बाद तो मेरे साथ सब ठीक रहा। लेकिन हमारे साथ जो अभी सेकंड बैच में एक लड़का है उसके साथ कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो अभी रेगुलर पोस्टिंग के ऑर्डर के पहले भी 10 दिन के लिए घर जा पाया था। तो ऐसा कुछ अगर खास वजह बनती है तो वो भी
मौका आपको मतलब मौका या वो भी एडजस्टमेंट आपके लिए हो सकता है। मैंने जो छुट्टी ली थी मेरी रेगुलर पोस्टिंग होने के कुछ दिन बाद ली थी, 10 दिनों की छुट्टी मैंने ली थी। मुझे बहुत आसानी से मिल गई थी, जिसमें कि एक दिन डबल ड्यूटी का सीएल बन गया था। सॉरी, डबल ड्यूटी का सीआर बन गया था। और जैसे क्या होता है, डबल ड्यूटी जब करते हैं तो हमको ओवरटाइम नहीं मिलता कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में, हमको एक दिन का रेस्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो जिसको आप चाहे तो अगले दिन ले सकते हैं या उसको अगर बचा के रख के बाद में लेना चाहो तो भी ले सकते हो आप, जैसे स्टाफ की सिचुएशन बनती है उस हिसाब से। तो मेरा एक सीआर था और एक रेस्ट मेरा पड़ रहा था, तो 7 दिन की एपीएल लेकर के मैं ऐसे 9 दिन की छुट्टी पर घर आ गया था। और जो एपीएल थी उसका भी एक रेस्ट आपका बन जाता है, 6 दिन की एपीएल पे एक रेस्ट बन जाता है, वो रेस्ट बाद में मिल गया था। तो सॉरी, तो ऐसे 10 दिन पूरे मैं छुट्टी पर आया था और बढ़िया काम है, मेरा काम बहुत चिल है। और बाकी जो अलग-अलग काम है उनका भी एक्सपीरियंस धीरे-धीरे मिल जाएगा, तो मैं सारी प्रोफाइल के बारे में बताऊँगा। लेकिन अब मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो मैंने क्यों नहीं बनाया, 2 महीने से मेरा कोई वीडियो क्यों नहीं बन पाया। वजह ये है कि इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाया और आपको देने के लिए जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो समय होता है वो मैं नहीं दे पाया था। तो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना मेरा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। मेरे पास जब कोई बात आपके काम की हो तभी मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पाया। और इससे आप एक चीज़ ये भी समझ पाएँगे कि किस बारे में आपको बताना है, क्या बताना है, उसके लिए खुद के पास इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। खुद के पास इन्फॉर्मेशन होने के लिए इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का टाइम होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ड्यूटी के साथ 2 महीने में मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। इसका ये मतलब आप थोड़ा-सा समझ सकते हो कि ड्यूटी की वजह से टाइम निकाल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ख़ासकर मुंबई जैसे शहर में सब अर्बन में ड्यूटी करते हुए ये थोड़ा-सा और मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि तैयारी करने के बाद आपको पढ़ाई करनी है, ये जॉब लगने के बाद दूसरी पढ़ाई करनी है, तो बहुत ही डिसिप्लिन वाली लाइफ़ आपको जीनी पड़ेगी। और अभी भी आपको अपना जो स्ट्रगलिंग फेज़ था उसको कंटिन्यू करके ही चलना पड़ेगा या उसको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी वो नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपना स्ट्रगलिंग फेज़ मान के चलूँ। मैं अभी इस जॉब में सैटिस्फाइड हूँ, तो मैं इस जॉब को करते हुए जो बाकी टाइम है उसमें मैं एन्जॉयमेंट मतलब अपने आप को टाइम देने में, घूमने-फिरने में भी लगाता हूँ। इसीलिए वीडियो बनाने के बारे में मैं टाइम नहीं दे पाया। बात आपको समझ में आ गई? तो अगर कोई जॉब करने के बाद आप पढ़ाई करने वाले हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा डिसिप्लिन वाली लाइफ़ आपको पता होना चाहिए कि 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, तो उसके लिए जाने में 1 घंटा मान लो, आने में 1 घंटा और दूसरे काम करने के बाद आपके 12-13 घंटे तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पैक हो जाते हैं। 12 नहीं तो 11 घंटे तो बिल्कुल पैक हो जाते हैं और अगर आप 8 घंटे सोते हो तो 19 घंटे आपके इस तरीके से बन जाते हैं। तो पढ़ाई के लिए 5-6 घंटे बचते हैं, तो आप जितना समय निकाल पाओ डिसिप्लिन लाइफ अगर रखोगे जैसी आपने इस सिलेक्शन के पहले तक रखी है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत अच्छे चांस बन जाएँगे। लेकिन अभी से माइंडसेट अगर प्रिपेयर रखोगे कि हाँ, टाइम आपको थोड़ा कम मिलने वाला है, अभी से तो पढ़ाई थोड़ी सीरियसली करनी चाहिए, अभी जितने दिन बचे हैं उतने या बाद में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मेरे ये बताने का जो लोग नेगेटिव मतलब निकालना चाहते हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि ये वीडियो के बाद दूसरे 10 वीडियो देख लो जिसमें आपको ये बताया कि 24 घंटे में 1 घंटा ड्यूटी करनी होगी और 23 घंटे आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका मोटिवेशन हाई हो, मोरल हाई हो। और अगर आपको वो वीडियो फिर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वही वीडियो देखिए। मैं आपको रियलिटी बताया, इसे डिमोटिवेट करने का नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि क्या होता है। घंटे का ब्रेकअप आप खुद करके चलें और अगर दिमाग में आपके पिक्चर रहेगी कि मेरे को डिसिप्लिन से चल के कितना टाइम बचाना है, तो आप बचा पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि समय तो बचता ही है, तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि समय बचता नहीं, बचाना पड़ता है। ठीक है? तो आज का ये वीडियो यहाँ पर हुआ। छुट्टियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो जो-जो पॉइंट मैंने नोट करके रखे थे, ये सारे मैंने बता दिया। और अभी मैं फिर से अभी 10 दिन की छुट्टी पर घर आया हुआ हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि ये 10 दिन में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो सकेगी, जितना मैं गैदर करके टाइम निकाल के बना पाऊँगा, उतनी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा। इसीलिए आपके अगर कोई डाउट है, तो कमेंट में अच्छे से लिखना। लेकिन जेन्युइन अगर सवाल है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ना करूँ या उस पर वीडियो ना बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच और आपको सबको ऑल द बेस्ट।